हेलो गाइस, वेलकम टू द माइंड मेंटेनर। आज हम लोग निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के 7th पार्ट को देखेंगे, जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज चल रहे हैं, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, जिसमें सेक्शन 11, 12, 17 और 18 इससे रिलेटेड है। देखिए ये बात क्या कर रहा है, बेयरर इंस्ट्रूमेंट एंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की। तो कह रहा है कि बेयरर इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो देखिए, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट वेयर द नेम ऑफ द पे इज ब्लैंक और where the name of pay is specified with the word or bearer और where the last endorsement is blank होता है। Such instrument can be negotiated by merely delivery। क्या कह रहा है कि बेयरर इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो पेई का काम है वो ब्लैंक होता है, जो पेई का काम है वो ब्लैंक होता है, या फिर उसके अंदर अगर नाम लिखा होता है, एक वर्ड लिखा होता है, आल बेयरर उसमें देखेंगे, या फिर अगर लास्ट इंडोर्स की बात करें तो वो ब्लैंक होती है। ऐसी जो इंस्ट्रूमेंट होती है वो निगोशिएट किया जा सकता है बाय मेयर डिलीवरी। जैसे देखिए इसमें एग्जांपल, ए ने बी को दे दिया, बी के नाम पर भरकर पे कर सकता है। अलग से ऑर्डर इंडोर्स करने की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। और फिर देखिए इसके बाद ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज पेबल टू ए पर्सन और पेबल टू ए पर्सन और his order or payable to order of a person or where the last endorsement is filled. Such instrument can be negotiated by endorsement and delivery। कह रहा है कि 3 चीज़ें यहाँ आती हैं। देखिए, payable to person और payable to order, पेबल और हिज ऑर्डर, या फिर ऐसा कह लो जो इसका लास्ट इंडोर्समेंट होगा वो फिल किया गया, मतलब कि वो ब्लैंक नहीं होगा, फिल किया गया होगा, ब्लैंक नहीं होगा। जबकि बेयरर में लास्ट इंडोर्समेंट ब्लैंक होता है, लेकिन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में जो लास्ट इंडोर्समेंट होगी वो फुलफिल्ड होगी। जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो अगर निगोशिएट करने के लिए इंडोर्स करना, डिलीवरी दोनों होगी। उसमें क्या होता है, उसमें इंडोर्स करना होता है ओनली किसमें, बेयरर इंस्ट्रूमेंट में, और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में बोथ दोनों करना आवश्यक है, इंडोर्स करना भी और डिलीवरी दोनों करना आवश्यक है। और फिर देखिए इनलैंड इंस्ट्रूमेंट एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, ये क्या कह रहा है। देखिए सेक्शन 11 और 12, तो इसमें इनलैंड इंस्ट्रूमेंट यानी अंतर्देशीय लिखे तो हुआ, और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट यानी विदेशी लिखे। तो ये क्या कह रहा है, देखिए, ए प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक ड्रॉ और मेड इन इंडिया होना चाहिए, और एंड मेड पेबल इन और डाउन अपॉन एनी ड्रॉ अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया शैल बी डीम्ड टू बी एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। क्या कह रहा है कि इंस्ट्रूमेंट का मतलब आप समझ ही गए हैं। फिर प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक हो, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो ड्रॉ किया गया है इंडिया के अंदर और जिस पर्सन के ऊपर बनाया गया है वो भी इंडिया का है। किस पर्सन के ऊपर, तो वो पेबल पर्सन है, जो तो जिस पर भी ड्रॉ किया गया है वो व्यक्ति रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। तो इस केस में कहेंगे कि हमारा इंडोर्समेंट है, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट हमारा इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। इसका एक एग्जांपल है, वो देखिए। ये कह रहा है कि ए प्रोमिसरी नोट मेड इन कोलकाता एंड पेबल इन मुंबई, ए बिल ड्रॉ इन वाराणसी ऑन a person resident in जोधपुर although it is certified to be payable in सिंगापुर। कह रहा है कि एक प्रोमिसरी नोट जिसे बनाया गया है कोलकाता में और पेबल हुआ है मुंबई में, तो दोनों के दोनों इंडिया में हैं, तो बेसिकली ये हमारा इनलैंड इंस्ट्रूमेंट का पार्ट हो जाएगा। और देखिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि बिल बनाया गया वाराणसी में
और पर्सन जो है जोधपुर का है, और अब पेबल हमारा सिंगापुर में हुआ है। तो इस कंडीशन में तो यहाँ पर 2 पर्सन मिल गए, 2 पर्सन आवश्यक थे, तो 2 पर्सन मिल गए कि वाराणसी जोधपुर, ये हुआ वाराणसी और जोधपुर। तो भले सिंगापुर में हुआ है ये, लेकिन मतलब कि इनलैंड इंस्ट्रूमेंट ही ये होगा। अब देखिए इसके बाद क्या कह रहा है कि फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या है। सेक्शन 12 फॉरेन इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है कि एनी सच इंस्ट्रूमेंट नॉट सो ड्रॉ मेड और मेड पेबल शैल बी डीम्ड टू बी अ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, कि एनी सच इंस्ट्रूमेंट नॉट सो ड्रॉ मेड और मेड पेबल शैल बी डीम्ड टू बी फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। इन अदर वर्ड, देखिए अदर वर्ड में क्या है, बिल ड्रॉ आउटसाइड हुआ हो इंडिया and made payable in our draw upon any person resident in any country outside India. B. Bill draw outside India and made payable in India or draw upon any person resident in India. C. Bill draw in India made payable outside India, कि बना इंडिया में और पे जो हुआ है वो आउटसाइड इंडिया हुआ है। ड्रॉ अपॉन एनी रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया में हुआ है, रहने वाला आउटसाइड का है, बट नॉट मेड पेबल इन इंडिया आर फॉरेन बिल्स कहलाएगा। इन द अब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कंट्री द लाइबल ऑफ द मेक और ड्रॉ ऑफ अ फॉरेन promissory note or bill of exchange or check is regulated in all essential matters by the law of the place where the made in instrument and the respective liabilities of the acceptor and endorser by the law of the place where the instrument is made payable। सेक्शन 34 कह रहा है। तो देखिए क्या कह रहा है, इसको हम लोग थोड़ा हिंदी में और देख लेते हैं कि फॉरेन इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट को फुलफिल नहीं करता है, जो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट की नीडेड है, जो इसेंशियल है उसको फुलफिल नहीं कर रहा है, तब इसमें क्या होगा, वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। तो मतलब देखिए जो बिल है इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, मतलब वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, ड्रॉ भी हुआ है, और आउटसाइड ऑफ इंडिया जो ड्रॉ हुआ है आउटसाइड इंडिया हुआ है, जो कि इनलैंड में क्या था, इंडिया में बना होना चाहिए, इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए, ये कंडीशन थी। आउटसाइड ऑफ इंडिया, और जिस पर पे हुआ है वो भी इंडिया का है, तो ये भी फॉरेन का पार्ट हो जाएगा। बस यहाँ पर क्या हुआ है कि जो पे हुआ है वो इंडिया का है, तो इसमें तो 2 कंडीशन नहीं फुलफिल कर रही है, तो ये फॉरेन इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। फिर देखिए जो बिल है वो ड्रॉ आउटसाइड इंडिया हुआ है, कि इंडिया के बाहर हुआ है, और फिर उसके बाद पे इंडिया में हुआ है, बना आउटसाइड इंडिया है और पे इंडिया में हुआ है, तो वो रेजिडेंट इन इंडिया भी है। तो यहाँ पर ड्रॉ आउटसाइड हुआ है, तो इनलैंड इसेंशियल को फुलफिल नहीं, इंस्ट्रूमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर फॉरेन इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। एग्जांपल से देखिए ज़्यादा आपको समझ में आएगा। फिर देखिए ड्रॉ हुआ है इंडिया में बट पेबल आउटसाइड इंडिया में, या पर्सन भी आउटसाइड इंडिया बट बना नहीं है इंडिया में, तो ये फॉरेन इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। सो इस टाइप के जितने भी सिनेरियो में बन रहे हैं वो सारे फॉरेन इंस्ट्रूमेंट आपके कहलाएंगे ना। फिर देखिए कहा जाता है कि अगर कंट्री के साथ कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मतलब आपको ये नहीं पता है कि कोई कंडीशन जो कंट्री के रिस्पेक्ट में है इस कंट्री में रूल्स फॉलो किए जाएंगे, मतलब कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या कोई भी हमें लॉ को रिफ़र करने की रिक्वायरमेंट आती है, तो हम किस कंट्री के को हम मतलब कि प्रिवेल करेंगे, तो इसके बारे में अगर कुछ नहीं बताया गया है तो उसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो उस केस में क्या कहा जाएगा कि जो मेकर और ड्रॉवर है उसकी लाइबिलिटी है, मतलब मेकर ड्रॉवर का क्या मतलब है कि जो इंस्ट्रूमेंट को बनाते हैं और जिनके रिलेटेड में कोई लॉ है,
जिनके रिलेटेड में कोई लॉ है रिफ़र करना पड़ेगा, तो वो हम कौन से लॉ को रिफ़र करेंगे, उस जगह की, उस प्लेस के लॉ की जहाँ पे उस इंस्ट्रूमेंट को बनाया गया है वहाँ के लॉ को रिफ़र करेंगे। जिस कंट्री में बनाया गया है उस कंट्री के लॉ को प्रिपेयर करेंगे। और फिर ना देखिए, बात करें अगर हम लोग लायबिलिटीज़ ऑफ एक्सेप्टर और इंडोर्समेंट की, लायबिलिटीज़ ऑफ इंडोर्समेंट और एक्सेप्टर की, तो देखिए उस केस में किस लॉ को प्रेफर करेंगे, तो उस प्लेस के लॉ को जहाँ पर उसने इंस्ट्रूमेंट पेबल था, जहाँ पेबल होगा उस प्लेस की लॉ वहाँ पे प्रिवेल किया जाएगा। तो ये बात आपके प्लेस को लेके कि अगर हमारा फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है तो कि कंट्री के लॉ को यूज़ करते हुए डिसीजन लेना होगा। ये 136 इस बात को बता रहा है। तो देखिए इसमें जैसे इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है, तो इनलैंड थोड़ा ही मैप से देख लीजिए। तो देखिए इसमें क्या है, ड्रॉ मेड होना चाहिए, इंडिया में मेड इन इंडिया होना चाहिए। उसके बाद मेड पेबल इन ड्रॉ अपॉन ए पर्सन रेजिडेंट इंडिया होना चाहिए, कि इंडिया का होना व्यक्ति भी होना चाहिए। और वही ऑन द अदर साइड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट में ड्रॉ इन इंडिया नहीं होना चाहिए, मेड इन इंडिया नहीं होना चाहिए, मेड पेबल इन इंडिया नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों में इतना डिफरेंस है बेसिक, आप इसको ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। फिर देखिए हम लोग बात करते हैं इनकोएट एंड एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट की। ये क्या कह रहा है, देखिए सेक्शन 20 इसकी बात करता है। तो देखिए सेक्शन 20 क्या कह रहा है कि वेयर वन पर्सन साइन एंड डिलीवर टू another a proper stamped in accordance with the law relating to negotiable instrument then in force in India and either wholly blank or having written thereon the incomplete negotiable instrument, he thereby given prima facie authority to the holder thereof the make or complete as the case may be upon it a negotiable instrument for any amount specified therein and not exceeding the amount covered by the stamp। क्या कह रहा है कि इनकोएंट इंस्ट्रूमेंट, जब कोई व्यक्ति एक इंस्ट्रूमेंट पर साइन करता है, देखिए ऊपर दिया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 वेयर वन पर्सन साइन एंड डिलीवर टू अदर व्यक्ति को डिलीवर करता है, प्रॉपर स्टाम्प्ड में करता है, इन अकॉर्डेंस विद द लॉ रिलेटिंग टू निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कि वहाँ पे साइन करने के बाद डिलीवर कर देता है अन्य व्यक्ति को एवं स्टाम्प्ड और लॉ रिलेटेड हो। तो अब देखिए इसमें मतलब कि जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लॉ के अकॉर्डिंग करता है। तो ए है एक व्यक्ति, बी है, ए ने एक इंस्ट्रूमेंट दिया बी को, उसमें साइन कर दिया, डिलीवर भी कर दिया, उसमें स्टैंपिंग भी हो गई, प्रॉपर हुई, और लॉ जो है, लॉ के जो भी प्रोविजंस थे इंस्ट्रूमेंट एक्ट के वो भी फुलफिल किए गए। और वो या तो पूरा ही ब्लैंक या कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट थी तो वो बी को दे दिया, मतलब जो इनकम्प्लीट थी बी को दे दिया कि ये लो, तुमको ये अथॉरिटी है कि तुम इसको कंप्लीट कर दो, जो भी इनकम्प्लीट है, जो चीज़ नहीं है। और इसमें अमाउंट भी फिल करने की बात आएगी, मतलब उसको बोल दिया कि अमाउंट भी फिल कर लेना, तो वो तुम कर सकते हो अगर करने की बात आएगी तो। लेकिन जो अमाउंट तुम फिल करोगे हमारे स्टाम्प्ड से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो स्टाम्प्ड है हमारा उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे सिनेरियो में के अंदर ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम इनकोएंट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, जिसके अंदर इसको इनकम्प्लीट करने के लिए भी इंटाइटल्ड है, कंप्लीट करने के लिए भी इंटाइटल्ड है। तो सारी कंडीशंस को फुलफिल करते हुए ये इंस्ट्रूमेंट वाइड माना जाएगा। अगर कंडीशन कोई भी एक फुलफिल नहीं होती है तो वाइड नहीं माना जाएगा। ये सेक्शन 20 बात कर रहे थे कि होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स बोथ लाइबल इसके लिए होंगे। तो द पर्सन इज साइनिंग शैल बी अ लाइबल अपॉन सच इंस्ट्रूमेंट इन द कैपेसिटी इन विच दिस साइन दिस सम
to any holder in due course for such amount, provided that no person other than a holder in due course shall recover from the person delivering the instrument anything in excess of the amount interested by him to the paid thereunder. इसके बाद देखिए क्या कह रहा है. इट मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट दैट is incomplete in certain response, the person gives a blank instrument and authority to the holder to complete. जो अभी हमने पूरा एक्सप्लेन किया आपको सारे. it with appropriate amount up to the stamp value of the instrument. Deliveries of such a proper is essential. The words when one person sign and deliver to another in section 20 are important. The person, थर्ड पॉइंट कह रहा है कि the person signing and delivering the inquent instrument is liable, both होंगे, to the holder and holder in due course. However, there is a difference in their respective rights. The holder of such an instrument cannot recover the amount in excess to the amount intended to be paid by signer. The holder in due course can however recover the amount on such instrument provided it is covered by the stamp fixed on the instrument. अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि एम्बिशियस इंस्ट्रूमेंट की बात करें, ये वही चीज़ें दिया है. इनकम्प्लीट, सर्टेन, एक्सपर्ट एंड ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट, वही चीज़ें दी गई हैं. फिर देखिए एम्बिशियस इंस्ट्रूमेंट, इसमें ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17, देखिए यानी कि संदिग्धार्थी लिखत क्या है, वेयर एन इंस्ट्रूमेंट में बी construct either as a promissory note or bill of exchange. The holder may at his election treat at it as either and the instrument shall be there forward treated accordingly. कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें कन्फ्यूज़न है कि प्रोमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो होल्डर को अदर साइड कर दिया गया है कि तुम्हें यह मानना, ऑथराइज्ड कर दिया गया है कि तुम्हें यह मानना है, मान लेना, लेकिन मतलब कि जो तुम्हें मानना है वो मान लेना, मान तो लेना, लेकिन जो मानो फिर उसमें वो बदल नहीं सकते हो. अगर बिल ऑफ एक्सचेंज माना है तो बिल ऑफ एक्सचेंज ही होगा, प्रोमिसरी नोट नहीं हो सकेगा कि तुम चाहो बदल लो, तो वो बदल नहीं सकते हैं. तो ये हुआ संदिग्धार्थी इंस्ट्रूमेंट लिखत कि जहाँ की लिखत का अर्थ वचन पत्र या विनिमय पत्र दोनों लगाया जा सकता है, कि कोई भी हो सकता है, वहाँ धारक जो होल्डर है अपने निर्वाचन द्वारा दोनों में से किसी भी रूप में बरत सकेगा. तत्पश्चात वह लिखत तदनुसार बरती जाएगी, यह बात बता रहा है. देखिए नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 18 की, कि क्या कह रहा है कि वेयर अमाउंट इज स्टार्टेड डिफरेंटली इन फिगर एंड वर्ड, कि इफ द अमाउंट अंडरटेकन or ordered to be paid is started differently in figures and in word, the amount started in word shall be the amount undertaken or ordered to be paid. क्या कह रहा है कि अगर आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर फिगर में लिखा गया है और वर्ड में भी लिखा गया है, तो जैसे 10 लिखा गया है, 10 में 10 लिखा गया है और 10 इंग्लिश में लिखा गया है TN10, तो किसको प्राथमिकता दी जाएगी, तो इसमें किसको प्राथमिकता दी जाएगी, तो इसमें देखिए कि 100 में, जैसे वहाँ पे ये 10 की जगह 100 लिखा है, और तो इसमें ये 100 को प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि जैसे अगर ये 100 लिखा है तो 100 में तो जीरो बढ़ा के तो इंसान फ्रॉड कर सकता है, लेकिन जो 100 लिखा गया है, अगर 100 लिखा हुआ है तो 100 में चांस नहीं होते हैं कि कुछ भी फ्रॉड किया जा सके, तो उसमें प्राथमिकता 100 को दी जाएगी जो 100 लिखा हुआ है. तो देखिए आई होप गाइज आपको समझ में आया. अगर समझ में आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए. इसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको दिया जाएगा. थैंक यू गाइज.